प्रमाणभूतः आचार्यो दर्भ पवित्र पाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयते स्म। तत्र शक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन भवितुं किं पुनर्इयता सूत्रेण। जैसा लोक में होता है वैसा व्याकरण में नहीं होता कि लोक में तो जो है वो कोई शब्द अनर्थक हो जाते हो, कोई वर्ण अनर्थक हो जाते हो, ऐसे व्याकरण शास्त्र में नहीं हो सकता। क्यों? प्रमाणभूत आचार्य, आचार्य प्रमाण स्वरूप हैं। अब प्रदीप ने इसका अर्थ देखिए क्या किया है। प्रमाणभूत अर्थात प्रामाण्यम प्राप्त, प्रामाणिकता को प्राप्त। भू प्राप्त, भूतः का अर्थ प्राप्त कैसे कर दिया? तो भू प्राप्तावात्मनेपदी चुरादि में धातु पढ़ी हुई है ना एक आपकी, एक तो भू सत्तायाम प्रारंभ में ही है भ्वादि में, और एक चुरादि में भी है भू प्राप्तावात्मनेपदी। भू प्राप्तौ इत्यस्य आधृषाद्वा इति निज भाव पक्षे रूपम। कह रहे हैं भू प्राप्तौ धातु है, चुरादि है, तो चुरादियों से तो निच होना चाहिए, भूतः बनेगा ही नहीं यदि निच हो जाएगा। भू से निच हो जाएगा तो क्या बनेगा फिर? भू से निच किया तो भावी, और फिर आगे त करेंगे तो हाँ अन्य कुछ भावितः आदि रूप बन जाएगा, भूतः तो नहीं बनेगा। तो फिर कह रहे हैं कि ये फिर भू प्राप्तावात्मनेपदी का रूप भूतः कैसे दिखाओगे आप? तो फिर वहां उसको दिखा रहे हैं आधृषाद्वा, ये वहां पे अधिकार सूत्र है ना, धातु पाठ में ही, धातु पाठ में ही आधृषाद्वा ये अधिकार सूत्र है। इसके अनुसार धृष धातु पर्यंत धातुओं से निज विकल्प है, तो निच होता भी है और नहीं भी होता है। तो भू प्राप्तावात्मनेपदी से जब निच नहीं होगा उस पक्ष में भूतः ऐसा बन जाएगा, और उस भूतः का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राप्तः, क्योंकि ये धातु कैसी किस अर्थ में है? प्राप्ति अर्थ में है, भू प्राप्तौ, तो इसलिए भूतः अर्थात प्राप्तः। देखिए वृत्ति विषये च प्रमाण शब्दः प्रामाण्ये वर्तते। वृत्ति विषय में प्रमाण शब्द प्रामाण्य अर्थ में वर्तमान है। तो कह रहे हैं कि भूतः शब्द स्वरूपवाची होता है, ये एक समाधान दिया है, और एक समाधान ये भी कह रहे हैं किंतु स्वरूपवाची सह, भूत शब्द स्वरूपवाची है, या फिर कह रहे हैं कि वृद्धि संज्ञा सूत्रस्थ भाष्य प्रयोगस्य प्रमाणभूतः इत्यस्य स्वयं करिष्यमाण व्याख्यान रीत्यास्यापि व्याख्यान संभवात्। वृद्धि संज्ञा सूत्रस्थ भाष्य प्रयोग जो कि प्रमाणभूत ये शब्द है, इसका जैसे प्रदीपकार स्वयं व्याख्यान करेंगे आगे जिस रीति से, उसी रीति से यहाँ पर भी व्याख्यान संभव है। वहां तो उन्होंने भूतः शब्द का अर्थ प्राप्त किया है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी भूतः शब्द का अर्थ स्वरूपवाची दिखा सकते हैं, या फिर सामान्यम प्राप्त, सत्ता को जो प्राप्त है, सामान्यता को जो प्राप्त है, गोत्वादि, वो भी अर्थ दिखा सकते हैं। लेकिन जो इव अर्थ में किया है वो ठीक नहीं है। तो उद्योतकार ने समाधान दिया कि प्रमाण भूतः, भूत शब्द का स्वरूप अर्थ में तो खूब प्रयोग लोक में भी होता है। जैसे कि कहीं पे ये कहना हो कि हम तो यहाँ गौण हैं, गुणभूताः वयमत्र, गुणभूताः वयमत्र, तो हम वहाँ गौण हैं ऐसा अर्थ होता है, गुण स्वरूप वाले हैं। ठीक है, माने गुण स्वरूप वाले हैं, गुण का अर्थ गौण। ठीक, तो भूत शब्द का बहुत प्रयोग है लोक में स्वरूप अर्थ में, एक वो समाधान भी है। और एक क्या कहा उद्योतकार ने कि वृद्धि संज्ञा सूत्रस्थ भाष्य प्रयोग जो प्रमाणभूत ये अंश है, ये शब्द है, इसका जिस तरह से आचार्य ने, प्रदीपकार ने, कैयट जी ने जैसे इसका वहाँ पर भूतः शब्द का व्याख्यान किया है, उस रीति से भी यहाँ पे व्याख्यान कर सकते थे। सामान्य भूतः, प्रमाण भूतः, प्रामाण्यम प्राप्तः, ऐसे अर्थ किया है ना, प्रामाण्यम प्राप्तः, तो ऐसे ही यहाँ पर सामान्य भूतम का अर्थ कर देते सामान्यत्वम प्राप्तः, सामान्य इस धर्म को प्राप्त जो गोत्वादि। ठीक है, ऐसा अर्थ यहाँ पे कर सकते थे। चलिए, तो दोष नहीं होता ऐसा कर देते तो माने या तो भूतः शब्द का अर्थ सीधे सीधे स्वरूप ले लेते,
या फिर सामान्य भूतम को किस रीति से व्याख्यान करते, जैसे वहां प्रमाण भूतः का किया है प्रामाण्यम प्राप्तः, वैसे ही यहाँ पर कर देते सामान्यत्वम प्राप्तः। ठीक है, तो ऐसा करते तो भी ठीक हो जाता। आगे देखिए, पितृभूतः इत्यत्रापि अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोगः सादृश्यपरः इति सादृश्य प्रतीतिः न त्वस्य सादृश्यवाचकत्वे मानमस्ति इति दिक्। अब एक तो प्रदीप कार ने जो भूतम शब्द का अर्थ किया था उसका खंडन किया, और फिर उसको सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत दिया था ना यथा पितृभूतः इति, उसका खंडन कर रहे हैं कि पितृभूतः त्रापि इस प्रयोग में भी, पितृभूतः इत्यत्रापि अर्थात पितृभूत इस प्रयोग में भी अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोगः सादृश्यपरः, जब अन्यत्र माने अन्य प्रसंग में अन्य शब्द प्रयोगः, जब अन्य शब्द का प्रयोग होता है तो वो प्रयोग बिल्कुल ठीक ठीक अभिधेय अर्थ का वाचक ना होकर के सादृश्य परक हो जाता है ना। आपने खूब उदाहरण सुने हैं, अग्निर्माणवकः सुना है ना, अग्निर्माणवकः क्या अर्थ होता है? अब कहना तो चाहते हैं देवदत्त बालक को, देवदत्त नाम के बालक को कह रहे हैं अग्निर्माणवकः कि ये बालक तो अग्नि है। अब बालक को कह रहे हैं तो प्रसंग अन्य हो गया ना, अग्नि को तो नहीं कह रहे, अग्नि को ही अग्नि कहते तब तो अग्नि शब्द अभिधेय का वाचक होता, ठीक है, लेकिन बालक को अग्नि कह रहे हैं तो भिन्न प्रसंग है, अन्यत्र अन्य के प्रसंग में अन्य शब्द प्रयोग, अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसको मानवकः कहना चाहिए था या देवदत्तः कहना चाहिए था, ठीक है, जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसको मानवकः या देवदत्तः ऐसा कह के बोलना चाहिए था, तब तो ठीक प्रसंग हो, लेकिन हमने अन्य के प्रसंग में अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया है, अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग, तो फिर वहां पे हम अग्नि का अर्थ अग्नि नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? अग्नि सदृशः माणवकः। अग्नि शब्द सादृश्य परक हो गया कि नहीं? अग्नि शब्द अग्नि को नहीं कह रहा, अग्नि शब्द किस अर्थ को कह रहा है? अग्नि सदृश इस अर्थ को कह रहा है, यही है ना। तो ये न्याय है, अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोगः सादृश्यपरः, अन्य के प्रसंग में जब अन्य शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो सादृश्य परक होता है। बृहस्पतिर्यं देवदत्तः, अरे ये देवदत्त तो बृहस्पति है, तो वो बृहस्पति तो नहीं है, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनका भिन्न अस्तित्व है, उनकी भिन्न सत्ता है, हम देवदत्त को ही बृहस्पति कह रहे हैं। या फिर सरस्वती यम बालिका, ये बालिका सरस्वती है, तो सरस्वती तो नहीं है, तो अन्य के प्रसंग में अन्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो सरस्वती सदृशा विदुषी वर्तते, बृहस्पति सदृशः ज्ञानवान वर्तते, अयम अभिप्रायः तत्र अवगन्तव्यो भवति। सम्यक्। तो उसी तरह से यहाँ दिखा रहे हैं कि पितृभूतः इत्यत्रापि, पितृभूतः इस प्रयोग में भी अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोगः सादृश्य परः इति, चूंकि अन्यत्र अर्थात अन्यस्मिन् प्रसंगे अन्यस्य शब्दस्य प्रयोगः यतः सादृश्य परः भवति इति कृत्वा सादृश्य प्रतीतिः, इसलिए सादृश्य की प्रतीति होती है। तो न त्वस्य पितृभूतः में, अब कोई कहेगा कि पितृभूतः में तो भूतः शब्द उपमा अर्थ में है, तो जब पितृभूतः में उपमा अर्थ में हो सकता है, ठीक है, पितृभूतः अयम जनः मम पितृभूतः, मान लो हम किसी को कह रहे हैं, तो फिर वहां पर अब कोई कहे कि जब पितृभूतः में उपमा अर्थ हो सकता है भूतः शब्द का, तो सामान्य भूतः में भी तो हो सकता है ना। आप प्रदीप के व्याख्यान को गलत क्यों ठहरा रहे हैं कि भूत शब्द उपमा अर्थ में नहीं हो सकता? तो उसको समाधान कर रहे हैं कि अयम जनः मम पितृभूतः, जब हम ऐसा बोलते हैं तो वहां पर भी सादृश्य की प्रतीति किस न्याय से होती है? भूतः शब्द उपमा अर्थ में है इसलिए नहीं प्रतीति होती है, भूतः शब्द उपमा अर्थ में है इसलिए प्रतीति नहीं हो रही वहां सादृश्य की। अपितु वो जन हमारा पिता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कह रहे हैं पितृभूतः, ठीक है, तो इसलिए वहां पर किस अर्थ की प्रतीति हो रही है? सादृश्य अर्थ की, क्योंकि क्या न्याय है?
अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग सादृश्य परः, ये न्याय है। तो इस कारण से वहां उपमा अर्थ की प्रतीति हो रही है, न कि भूत शब्द उपमावाची होता है, इसलिए वहां पे सदृश अर्थ की प्रतीति हो रही है। पितृभूतः इत्यत्रापि अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोगः सादृश्य परः इति सादृश्य प्रतीति, इस कारण से सादृश्य की प्रतीति होती है, इस न्याय के कारण से। नत्वस्य सादृश्यवाचकत्वे मानमस्ति इति दिक्, नत्वस्य अस्य कस्य भूत शब्दस्य, ठीक है, न तु अस्य सादृश्यवाचकत्वे मानमस्ति, इस भूत शब्द के सादृश्यवाचक होने में कोई प्रमाण नहीं है, इति दिक्, ऐसा समझना चाहिए, ये दिशा है, ठीक है, ये उपयुक्त दिशा है सोचने की, विचार करने की। हो गया? अस्तु, अग्रे। तो जिज्ञासु की ओर से ये चतुर्थ विकल्प यत् तर्हि तद् भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः, प्रदीपकार ने अपना व्याख्यान किया है। 3 बातें मुख्य रूप से कही थी, या 4 कह लीजिए। भिन्नेष्व भिन्नम से दिखाया था कि सामान्य का एकत्व यहाँ दिखाया जा रहा है भिन्नेष्व भिन्नम कह करके, छिन्नेष्व छिन्नम कह करके सामान्य का नित्यत्व दिखाया जा रहा है, और सामान्य भूतम का अर्थ कर दिए। तो ये दो प्रथम बातें ये तो उद्योतकार को भी स्वीकृत हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने भी। और उससे जुड़े हुए जो संबद्ध अर्थ थे उनको और विस्तार से कह दिया कि एकत्वम दिखा रहे हैं, और एकत्वम उपलक्षण है अनेक समवेतत्व का भी, क्योंकि जब हम भिन्नेष्व भिन्नम कह रहे हैं तो जैसे हमें जाति का एकत्व पता चल रहा है, ठीक है, भिन्नेषु अभिन्नम, अभिन्नम कहने से एकत्व पता चल रहा है, लेकिन साथ में जो भिन्नेषु बोला हुआ है उससे ये भी तो पता चल रहा है कि बहुत सारी व्यक्तियों में वो जाति समवेत है, ठीक है। तो एकत्वम जो प्रदीपकार ने कहा है वो अनेक समवेतत्व का भी उपलक्षण समझना चाहिए। और इसी तरह से छिन्नेष्व छिन्नम, इससे अछिन्नम कहने से नित्यत्व का पता चल रहा है, जाति के नित्यत्व का। तो वहां पर नित्य होने से ये भी पता चलता है साथ में कि जाति का संयोग नहीं है, पश्चात संयोग नहीं है, जाति जन्म के साथ ही है, ये भी पता चलता है, ठीक। और एकत्वेन प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षम रूपम प्रमाणम दर्शितम, एकत्व से प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष रूप प्रमाण भी दिखाया है। तो जो प्रथम 2 बातें हैं प्रदीप की, उनमें तो उद्योतकार की भी सहमति है, लेकिन जो तीसरी बात यहाँ पे प्रदीपकार ने बताई, सामान्य भूतम शब्द का एक विशिष्ट अर्थ कर दिया। सामान्य भूतम का अर्थ भूत शब्द को उपमा अर्थ में मान करके महासामान्य के समान जो गोत्व आदि ऐसा अर्थ कर दिया। तो ये अर्थ उद्योतकार को स्वीकार नहीं है, इसमें 4 दोष दिखाए है ना, 4 दोष दिखाए हैं, और उस दोष दिखा करके उस पक्ष को अयुक्त ठहरा दिया है, और अपनी ओर से अर्थ क्या किया है, भूत शब्द स्वरूपवाची है, लोक प्रसिद्ध अर्थ भूत शब्द का स्वरूप है, वही यहाँ पे भी लेना चाहिए। तो स्वरूप अर्थ लेंगे तो सीधे सीधे अर्थ हो जाएगा कि गौः इस विज्ञान में, गौरिति विज्ञाने छिन्नेष्व छिन्नम भिन्नेष्व भिन्नम यद् सामान्य स्वरूपम गोत्वम सह शब्दः, ठीक है, ऐसा सीधे सीधे अर्थ हो जाएगा। या फिर एक समाधान उन्होंने क्या भी दिया है कि वृद्धि संज्ञा पर आपने जैसे प्रमाण भूतः शब्द का अर्थ किया है वैसे ही यहाँ पर अर्थ कर लीजिए। प्रमाण भूतः का अर्थ किया है प्रामाण्यम प्राप्तः, वैसे ही सामान्य भूतम का अर्थ कर लीजिए सामान्यत्वम प्राप्तः, ठीक है, तो भी गोत्तम अर्थ आ जाएगा सीधे सीधे। और चतुर्थ जो है प्रदीप ने सामान्य भूतम में भूत शब्द को उपमा में बताने के लिए दृष्टांत का, उदाहरण का प्रयोग किया है, यथा पितृभूतः इति। तो इसका खंडन कर रहे हैं उद्योतकार कि यहाँ पर भूतः, पितृभूतः का भूतः शब्द भी उपमा अर्थ में नहीं है, भूतः शब्द के उपमा अर्थ में होने में कोई प्रमाण नहीं है। फिर पितृभूतः कहने से सदृश अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, तो उसके लिए न्याय दिखा दिया है कि अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग सादृश्य परः, अन्यत्र अन्य शब्द का प्रयोग सादृश्य परक होता ही है। तो इसलिए पितृभूतः का प्रयोग भी हम कहाँ कर रहे हैं, जो पिता नहीं है उस व्यक्ति को कहने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए क्या प्रसंग बन गया,
अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग, ये प्रसंग बन गया ना कि अन्य के प्रसंग में अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वहां सादृश्य अर्थ की प्रतीति स्वयं हो ही जाएगी। इससे ये नहीं निकाल सकते कि भूत शब्द सादृश्यवाचक है, ठीक है। नत्वस्य सादृश्यवाचकत्वे मानमस्तीति दिक् अस्य कस्य भूत शब्दस्य। सम्यक। अग्रे उत्तरम पश्यामः। तो अब दोनों पक्षों को मिला करके देखें तो यत् तर्हि तद भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्द है। इस पंक्ति का अर्थ प्रदीपकार के अनुसार अलग निकलेगा, है ना। प्रदीपकार के अनुसार तो वही अर्थ है जो हमने पहले किया था कि क्या वह जो भिन्नों में अभिन्न, भिन्न व्यक्तियों में एकमात्र अभिन्न और छिन्न व्यक्तियों में, अनित्य व्यक्तियों में एकमात्र नित्य होता है, जो कि महासामान्य के तुल्य गोत्वादि है, वह शब्द है क्या। ये प्रदीपकार के अनुसार अर्थ है। और उद्योतकार के अनुसार सीधे सीधे अर्थ क्या है, अनेक भिन्न भिन्न गो व्यक्तियों में जो एक अभिन्न है, अनेक अनित्य गो व्यक्तियों में जो एक नित्य है, वह जो सामान्य रूप गोत्व है वह शब्द है क्या। सीधे सीधे ये अर्थ होगा, ठीक। चले आगे बढ़िए। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार, नित्याह आकृतिर्नाम सा न इति आह, नहीं वह शब्द नहीं है। इति आह, इति कह आह, ऐसा हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे ना। इत्याह ऐसा आचार्य कहते हैं। आकृतिर्नाम सा, क्योंकि वह तो क्या है, आकृति है। जो आपने कहा भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम गोत्तम, वह तो आकृति है, वह जाति है, वह शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द तो गुण है और ये तो जाति है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए और फिर वही हेतु पहले वाला यहाँ भी लगेगा, जाति भी भिन्न इंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए वो शब्द नहीं हो सकती, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य नहीं है ना। नित्याह आकृतिर्नाम सा। अब उद्योत देखिए, व्याख्यान कर रहे हैं, प्रदीप नहीं है यहाँ, प्रदीप व्याख्यान नहीं कर रहे कुछ भी। उद्योत सीधे भाष्य पर कह रहे हैं, आकृति ही जाति ही संस्थानम च, कि आकृति शब्द के दोनों अर्थ लिए जाते हैं, जाति भी और संस्थान विशेष भी। संस्थान समझते हैं ना हम, संरचना विशेष, आकार प्रकार। आकृति लोक में इसको भी तो कहते कि देखो इसकी आकृति कैसी है, ये गोल आकृति वाला है, ये चकोर आकृति वाला है, नहीं बोलते क्या। उस अर्थ में भी हम आकृति शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो आकृति नाम सा ऐसा कहा है, तो आकृति का अर्थ संस्थान भी होता है, संरचना विशेष भी होता है, और आकृति का अर्थ जाति भी होता है। किस प्रकार से आकृति शब्द के दोनों अर्थ होंगे, तो उसको कह रहे हैं अक्रियते विवच्छिद्यते स्वाश्रयो अनयाइति व्युत्पत्तेरिति भावः। अक्रियते को ही खोल दिया है, विवच्छिद्यते, विवच्छिद्यते माने परिच्छिद्यते, जिसको परिसीमित, जिसके द्वारा परिसीमित किया जाता है अपने आश्रय को, उसको जाति कहते हैं, उसको आकृति कहते हैं। अब ये आप छिन्न करना, विवच्छिन्न करना, दूसरों से अलग करना, परिसीमन करना, ये दोनों से होता है। गोत्व आदि जाति से भी होता है, और जो आकृति विशेष है, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार आदि जो भी आकृति विशेष है, उस आकृति विशेष से भी अन्यों से उसको, अपने आश्रय को अन्यों से अलग किया जाता है। तो इसलिए आकृति शब्द से दोनों अर्थ गृहीत हो जाएंगे, जाति भी और संस्थान भी। शंका परभाष्ये सामान्य भूतम इत्यस्य तद्व्यंजकम च इत्यप्यर्थो बोध्यः। शंका परक जो भाष्य था सामान्य भूतम, यत्तर्हि, शंका परक भाष्य कौन सा था, ये तो उत्तर परक भाष्य है ना, नित्याह कृतिर्नाम सा। तो इसका शंका परक भाष्य क्या है, यत्तर्हि तद्भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। तो इस शंका परक भाष्य में सामान्य भूतम इत्यस्य तद्व्यंजकम च इत्यपि अर्थो बोध्यः। शंका परक भाष्य में सामान्य भूतम इत्यस्य, सामान्य भूतम इस शब्द का, तद्व्यंजकम च, सामान्य भूतम तद्व्यंजकम च स शब्दः, ये दोनों अर्थ वहां समझने चाहिए, ठीक है। नहीं पता चला, यत्तर्हि तद्भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः, इतना ही वाक्य बोला है ना। उद्योतकार कह रहे हैं कि इस वाक्य को पूरा ऐसे समझिए, क्योंकि सामान्य भूतम
इसका अर्थ है सामान्य रूप जो गोत्व और उसका जो व्यंजक उसको व्यक्त करने वाला। अच्छा, हमने एक पदार्थ को देखा, उसको हम कहते हैं मनुष्य। मनुष्यत्व तो पता चल गया हमें वहां पर। कैसे पता चला? उसके आकृति, बाहर के संरचना को देख करके। तो जो जाति होती है वो अभिव्यक्त होती है किससे? संस्थान से। नहीं होती क्या? गोत्व जाति को हम कैसे देख करके पहचानते हैं? गाय के आकार प्रकार को देख के ही तो पहचानते हैं। किसी भी पशु का आकार प्रकार विशेष होता है, संरचना विशेष है, संस्थान विशेष है, उसको देख के ही तो पहचानते हैं। तो संस्थान क्या है? देखिए, आकृति के दोनों अर्थ लिए ना, जाति भी और संस्थान भी। इनमें से संस्थान जो है वो गोत्व आदि जाति का अभिव्यंजक है कि नहीं? संस्थान जो है वो गोत्व आदि जाति का अभिव्यंजक है ना, उसको बताने वाला है, अभिव्यक्त करने वाला है। तो उद्योतकार कह रहे हैं कि यत् तर्हि तद् भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम तद् व्यंजकम च स शब्दः। ये पूरा प्रश्न समझना चाहिए। प्रश्न केवल इतना नहीं है कि यत् तर्हि भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। प्रश्न दोनों के बारे में किया जा रहा है, जाति के बारे में भी और संस्थान के बारे में भी। ठीक है, कि वो जाति गोत्व वह शब्द है क्या, या फिर उस गोत्व का अभिव्यंजक जो आकार प्रकार विशेष है, संस्थान विशेष है, वो शब्द है क्या? ठीक, चलिए, क्योंकि आचार्य ने उत्तर भी ऐसा ही दिया है ना, नेत्याह आकृतिर नाम सा, एक नए शब्द का प्रयोग कर दिया, आकृति। जाति नहीं कह रहे सीधे सीधे, और आकृति में तो दोनों आते हैं, जाति भी और संस्थान भी। किस व्युत्पत्ति के अनुसार? अक्रियते व्यवच्छिद्यते स्वाश्रयो अनया इति व्युत्पत्तेः इति भावः। और जब ऐसा कर दिया तो फिर उद्योतकार ने कहा कि इसका मतलब है कि शंका परक भाष्य में भी प्रश्न दोनों के बारे में था। जब उत्तर ऐसा दे रहे हैं कि नहीं, वो जो छिन्नों भिन्नों में अभिन्न, छिन्नों में अछिन्न है, वह आकृति है। ठीक है, तो वह आकृति है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह जाति है और वह संस्थान है। तो इसका मतलब प्रश्न भी दोनों के बारे में था। इसलिए कह रहे हैं उद्योतकार कि शंका परक भाष्य में सामान्य भूतम इस शब्द का अर्थ केवल गोत्तम जाति ही ये नहीं लेना चाहिए। सामान्य भूतम का अर्थ क्या भी लेना चाहिए साथ में? तद व्यंजकम च। ठीक है, तो वाक्य हमारा प्रश्न पूरा कैसे बन जाएगा? यत्तर्हि तद् भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम तद् व्यंजकम च स शब्दः। आपको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? चलिए, जाति मात्र परत्वे जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः इति गौतम सूत्रेण तस्यापि पदार्थत्व बोधनात् प्रत्यक्षादौ तद्भानाच्च तस्य शब्दत्व आशंका तत्समाधानाभावेन न्यूनता स्यात्। जाति मात्र परत्वे न्यूनता स्यात्। पहले इतना वाक्य पढ़िए, बहुत बड़ा वाक्य है ना। जाति मात्र परत्वे न्यूनता स्यात्। ठीक है, इतनी बात जहां से शुरू हो रहा है जाति मात्र परत्वे और जहां पूर्ण हो रहा है न्यूनता स्यात्, कह रहे हैं कि ये जो देखिए अभी उद्योतकार ने इससे पहले क्या बात कही है? शंका परक भाष्य में सामान्य भूतम का अर्थ समझो, सामान्य भूतम तद व्यंजकम च, इतना अर्थ लेना है ना। और कोई कहे कि नहीं, हम इतना बड़ा अर्थ नहीं लेंगे, सामान्य भूतम का एक ही अर्थ जाति मात्र ही लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके लिए उद्योतकार अग्रिम पंक्ति में कह रहे हैं जाति मात्र परत्वे न्यूनता स्यात्। अगर आप शंका परक भाष्य को जाति मात्र परक मानोगे, माने वहां पे केवल जाति के बारे में प्रश्न किया है, संस्थान के बारे में प्रश्न नहीं किया है, ऐसा मानेंगे यदि, सामान्य भूतम का अर्थ गोत्तम इतना ही लेंगे, तद अभिव्यंजकम संस्थानम ऐसा अर्थ यदि नहीं लेंगे, तो उद्योतकार कह रहे हैं कि फिर जाति मात्र परक अर्थ करने में कुछ न्यूनता रह जाएगी। ठीक है, कैसे न्यूनता रह जाएगी वो अब बीच के शब्द देखिए, मध्यवर्ती शब्द देखने से ज्ञान होगा। जाति मात्र परत्वे जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः इति गौतम सूत्रेण तस्यापि पदार्थत्व बोधनात्। ये महर्षि गौतम जी का सूत्र है, न्याय सूत्र है, माने गौतम जी का न्याय शास्त्र है ना,
वहां पे कहा है जाति व्यक्त आकृति व्यक्तयः पदार्थः। और ये तो आप व्याकरण शास्त्र में भी जानते हो, महर्षि पाणिनि जी के अनुसार भी पद के दो अर्थ तो लेते ही हो ना आप। पद के दो अर्थ लेते हो कि नहीं, व्यक्ति और जाति। कहीं पे व्यक्ति पक्ष लेते हैं व्याकरण में हम, और कहीं पर जाति पक्ष लेते हैं, है ना? नहीं लेते क्या? लेते हैं ना, व्यक्ति पक्ष और जाति पक्ष। तो पद के दो अर्थ तो हैं ही महर्षि पाणिनि जी की दृष्टि में भी, जाति और व्यक्ति। तो वो दोनों तो ये भी माने हैं, देखिए गौतम सूत्र में भी कहा है ना, पदार्थ माने पद का अर्थ। तो पद का अर्थ क्या है? एक तो जाति है और एक व्यक्ति है, लेकिन साथ में किसको भी गिनाया यहाँ पर? आकृति को भी गिनाया है। आकृति भी पद का अर्थ है। हाँ, आकृति माने संस्थान, ठीक है, क्योंकि आकृति के दोनों अर्थ हैं, जाति भी और संस्थान भी। और जब जाति को यहाँ अलग से गिना दिया तो आकृति से किसको लेंगे? संस्थान को ही लेंगे, है ना? क्योंकि वैसे तो दिन का अर्थ 24 घंटे ऐसे भी होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन जब हम बोल देते दिन रात, तो जब रात को अलग से गिना दिया तो फिर दिन माने केवल 12 घंटे, रात को छोड़ के लेते हैं ना। तो ऐसे ही आकृति के दोनों अर्थ हैं, जाति भी और संस्थान भी। लेकिन जब जाति को अलग से गिन दिया तो आकृति को केवल किस अर्थ में लेंगे? संस्थान अर्थ में लेंगे। तो पद के तीन अर्थ हैं, क्योंकि पद बोलते ही तीनों का बोध होता है, व्यक्ति का भी बोध होता है, जाति का भी और संस्थान का भी, इसलिए पद के तीन अर्थ हैं, ऐसा महर्षि गौतम जी मान रहे हैं। जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः इति गौतम सूत्रेण तस्यापि पदार्थत्व बोधना तस्य कस्य संस्थानस्य। ठीक है, इस गौतम सूत्र के द्वारा, किस गौतम सूत्र के द्वारा? जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः, इस गौतम सूत्र के द्वारा तस्यापि पदार्थत्व बोधनात्, तस्य कस्य? तस्य संस्थानस्य अपि पदार्थत्व बोधनात् प्रत्यक्षादौ तद्भानाच्च। और जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, गौः का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, तब आकृति का भी अर्थात संस्थान का भी भान होता है, ज्ञान होता है। इसलिए तस्य शब्दत्व आशंका तत्समाधानाभावेन न्यूनता स्यात्, इसलिए उसके शब्दत्व की आशंका तो होती है। तो यदि उसके शब्दत्व की आशंका ना करें और उस आशंका का हम समाधान ना करें तो भाष्य में न्यूनता रह जाएगी। ठीक है, शब्द से प्रतिभासमान वस्तुएं जितनी हैं वो सारी गिना दी, तो जैसे वो सारी गिनाई वैसे ही संस्थान को भी गिनाना चाहिए, क्योंकि अयम गौः कहने से जैसे हमें व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे हमें गुण क्रिया का बोध हो रहा है, जैसे गोत्व का बोध हो रहा है, वैसे जो गो आकृति विशेष है, गो संस्थान विशेष है, उसका भी बोध हो रहा है। तो यदि उस बारे में शंका ना करें और उसका समाधान ना करें तो भाष्य में न्यूनता रह जाएगी। ठीक है, इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि वहां पर भाष्य में भी ऐसा अर्थ समझना चाहिए, यत्तर्हि तद भिन्निश्व भिन्नम छिन्निश्व छिन्नम सामान्य भूतम तद व्यंजकम च स शब्दः। और उत्तर में तो स्पष्ट कहा ही है, नित्याः आकृतिर नाम सा, आकृति से दोनों का ग्रहण होता ही है, जाति का भी और संस्थान का भी। तो दोनों के बारे में निषेध कर दिया कि जाति भी शब्द नहीं है और संस्थान भी शब्द नहीं है।